Dear students, welcome back. Yes, Indian Polity of Jamia PG Entrance Test 2026 Political Science जो मुझे बताया गया है 10 मई को होने वाली है उस सीरीज को जिसमें हम लोगों ने शुरू किया था थीम वाइज पास्ट 3 इयर्स। पहले पॉल थ्योरी, WPT, यस्टरडे और आज इंडियन पॉलिटी। आई होप कि शायद यदि IRB कवर कर पाए, लेकिन इतना काफी होगा मेरे कई स्टूडेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉल साइंस हेल्प यूट्यूब चैनल, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का सोशल साइंस, अभी तो पॉलिटिकल साइंस में, और वो भी एग्जामिनेशन पर्पस से। जैसा मैंने कहा, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं JMI PG एंट्रेंस टेस्ट 2026 पॉलिटिकल साइंस, और उसके पास 3 इयर्स के एक्चुअल पेपर में से निकाले हैं हमने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस, और उसको डिस्कस करेंगे विथ लॉट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, लिखे हुए को मत खोजिएगा, इसमें मेरी आवाज को सुनिएगा। लेट अस बिगिन। यदि आप जामिया के एग्जाम को दे रहे हैं, पॉल साइंस या IR, 10 तारीख को जो है पॉल साइंस है, और शायद 24 या 25 को, अभी तो काफी दिन है मई में, IR एंड एरिया स्टडी है। यदि आप उसको दे रहे हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जामिया, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का। पॉल साइंस की सुपर रिवीजन क्लासेस जो हैं वो कल से शुरू हो रही हैं, फुल लेंथ मॉक भी, और आपको बोनस में मिलता है 15 थीम वाइज मॉक और एग्जाम प्रेप स्ट्रेटजी एंड लाइव सेशंस एंड गाइडेंस। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ ये भी ध्यान रखें कि आपको IR के लिए सब्जेक्टिव की भी गाइडेंस मिलेगी वंस द पॉल साइंस एग्जाम इज ओवर ऑन 10th में। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं नॉमिनल कॉस्ट, तो आप नेम, टेलीग्राम ID एंड मोबाइल नंबर भेजें paulsciencehelp@gmail.com पे। सबसे पहले लेते हैं 2025 जो लेटेस्ट पेपर है, और देखते हैं उसमें इंडियन पॉलिटी के कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि दो जो आर्टिकल हैं 29 और 30, खास करके 30 जिसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपना इंस्टीट्यूशनल, एजुकेशनल, अदरवाइज मैनेज, मेंटेन और अपने तरीके से चलाने का अधिकार दिया जाता है। 29 में जो है, जो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, उनको अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने की पूरी आजादी होती है। तो ये दो है। यहाँ पे आप देखोगे तो 30 है। बाकी तो 23 जो है, राइट अगेंस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में 23 एंड 24 आता है, जिसमें कि बच्चों को आप 14 साल से कम के फैक्ट्री या हजारडस जॉब में नहीं लगा सकते हो। या 24 में है कि आप बेगार या ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो औरतों का, बच्चों का, लाइक दैट। आर्टिकल 15 जो है, राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर्स। एम्प्लॉयमेंट तो 16 में है, लेकिन 15 में इन जनरल जो है, आपको समाज में कोई गैर बराबरी नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एंड ऑल। एंड आर्टिकल 21A जो है, आपको पता है 86th अमेंडमेंट से जो है इंसर्ट की गई है, ये राइट टू एजुकेशन है। ओके, सो सही आंसर है आर्टिकल 30। दो स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, ग्रैनविल ऑस्टिन डिस्क्राइब इंडियन फेडरेशन एज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसके पहले ये याद रखिए कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने बुक लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन, 1966 की ये बुक है। और ये एक तरह का ग्रंथ बन जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो ट्रीटी जैसी, जिसको जज तक जो है रेफर करते हैं। तो उन्होंने इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा, ऐसा कहा गया। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट, उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था। जबकि केसी वेयर जैसे जो थिंकर हैं, जो फेडरलिज्म के स्टडी करते हैं, उन्होंने इंडियन फेडरलिज्म को क्वाजाई फेडरल कह दिया था, कि आधा अधूरा फेडरल है। द यूनियन मॉडल ऑफ इंडियन फेडरलिज्म डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए कॉम्पैक्ट फेडरल यूनियन। इस टाइप की ये बात कुछ भी नहीं सही। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। सो इंडिया इज डिफाइंड एज यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट कॉम्पैक्ट फेडरल यूनिट। तो ये गलत है। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 ओनली इज करेक्ट। 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ADR जो है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, ये केस वेस लड़ते हैं, सिविल सोसाइटी है। इनके ही केस पे जो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को निरस्त किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ADR रिपोर्टेड आफ्टर 2019 जनरल इलेक्शन दैट 17th लोक सभा had 43% of MP
चार्ज्ड विथ क्रिमिनल ऑफेंसेस, 29% फेसिंग सीरियस चार्ज। यहाँ पे मैं आपको बस याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो लोकसभा है कैवी है, 18वीं है, 19वीं है, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 2019 जनरल इलेक्शन के बाद ये कह रहे हैं, इसका मतलब कि जो लोकसभा गठित हुई होगी पिछली 2019 में, वो 17 है, इसका मतलब ये 18 है। इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि उसको उन्होंने एनालाइज किया 17 लोकसभा को, और 43% एमपी जो है वो क्रिमिनल ऑफेंसेस उन पे लगाए गए हैं, मतलब वो चार्ज उन पे हैं, 29% फेसिंग सीरियस चार्जेस। तो ये इस तरह का डेटा यदि आपको है ना, मुझे नहीं पता ये डेटा सही है कि नहीं, लेकिन इस तरह का डेटा कभी गलत जनरली होता नहीं है, मतलब इतना कौन याद रखता है, इसलिए इसको इस तरह के स्टेटमेंट को हम सही ही मानते हैं। ADR considers a criminal charge as serious if punishment is for 2 years or more। यहां आके आपको परेशानी है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे मैंने जो एक बात चेक किया उसमें है कि 5 ईयर से ऊपर होने को सीरियस मानती है, ना कि 2 ईयर्स। इसको लेकिन चेक कर लीजिएगा, मैंने एक जगह केवल एक सोर्स से चेक किया हुआ इंटरनेट से, तो इसको आप मान लीजिए कि यदि ये गलत है तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्टली, बट अगेन मैं क्वेश्चन मार्क जब भी करता हूं, इसका मतलब आप चेक कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है कि 74th के कुछ चीजों को घुसा देते हैं, जैसे इसमें देखिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, जो आर्टिकल 243 जेड डी में है। इसके अलावा फाइनेंशियल पावर टू म्यूनिसिपलिटी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी, ये सब 74th अमेंडमेंट के अंदर जो आर्टिकल हैं, जो पार्ट 9A में है, उसमें दिखते हैं, ना कि पार्ट 9 में। तो इसमें दिखेंगे ग्राम सभा एंड सोशल ऑडिट, इसमें दिखेंगे ओनली 1 and 2। नॉट वेरी इजी बट मीडियम लेवल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ये जीएसटी के बारे में पूछ रहे हैं, जब आप चौथा आओगे तो जीएसटी इज ए डायरेक्ट टैक्स, ये एकदम बिल्कुल डायरेक्टली, मतलब ये रॉन्ग है। डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होती है कि हम सीधा जो है पे करते हैं सरकार को, लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब सीधा है, मतलब बीच में कोई नहीं आता है। जीएसटी क्या होती है, आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, उसमें 1 रुपए का जीएसटी है, तो आप वो जीएसटी उस दुकानदार को देते हो, एक्चुअली वो दुकानदार जीएसटी कलेक्टर है, और वो इंटर्न जो है सरकार को जो है जीएसटी पे करता है 1 रुपए का। इस तरह का होता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स इसको कहते हैं। सो इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब 4 जिसमें भी है वो सही नहीं होगा। अब क्या बच गया, 1 and 2 and 2 and 3। इसका मतलब 2 तो बिल्कुल सही है, दोनों में है, तो 2 को सही कर लो। 2 कहता है केलकर टास्क फोर्स प्रपोज्ड जीएसटी इन 2000। मान लो कि सही, आपको एक नई इंफॉर्मेशन भी मिल रही है इस क्वेश्चन के थ्रू, यदि आपको पता नहीं है तो। अब आओ कि 1 and 3 में क्या सही है। तो 120th अमेंडमेंट जो है स्टैब्लिश किया जीएसटी। अब यहाँ पे आपका नॉलेज काम आना चाहिए कि जीएसटी जो है 101st से आया था अमेंडमेंट से, AMD यदि शॉर्ट में हम लिखे तो ये तो गलत हो जाता है, 1 गलत, इसका मतलब 3 जरूर सही होगा कि जीएसटी काउंसिल जो है वो हाईएस्ट बॉडी होती है, हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें कि सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं मेंबर। दे आर जीएसटी काउंसिल हाईएस्ट बॉडी है विच डिसाइड जीएसटी रेट्स एंड एग्जम्पशंस। तो 3 सही है, इसका मतलब 2 and 3 इज करेक्ट। विच ऑफ, तो इसको चलो जोर से मार देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग से क्वेश्चन इतना ज्यादा रहता है, आगे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की तरह एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हुई बॉडी है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो कानून से बनती है, लॉ से बनती है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये उससे भी नहीं बनी हुई है। नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक है, पॉलिसी थिंक टैंक। तो फॉस्टर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये इसके है कि जब बना था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, जो अभी आपने ग्रैंडविल ऑस्टिन का देखा, जहां की सेंटर और स्टेट ये दोनों मिल के काम करते हैं, ये नहीं कि अलग अलग कंपीट नहीं करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। इवॉल्व शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, ये तो ब्ला ब्ला है, ठीक है। नीति आयोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यहीं पे आके आपको क्लू मिलता है कि बिल्कुल गलत है तो 3 को गलत कर दो, 3 यहाँ है, तो एक ही से आपका कटता है ये। शून्य इज ए की इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग, यहाँ पे आके बुरी तरीके से आप फंस सकते हो, मुझे भी नहीं पता था, मैंने नेट पे चेक किया तो शून्य एक उनकी एक प्रयास है, मतलब शून्य मतलब कि नॉइज पॉल्यूशन को कम करना है, इस टाइप का उनका प्रयास, उसके लिए उन्होंने काफी नीति बनाई है एंड ऑल। तो 4 भी सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 1, 2, 4 सब सही होगा।
ये दो तो सही है, केवल थ्री गलत है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इवन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। यहाँ दो स्टेटमेंट है। एस्टिमेट कमिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज फाइन एग्जाम्पल टू एजर्ट मोनोपोली ऑफ द लोअर हाउस ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। मतलब ये मोनोपोली कहने का मतलब ये है कि एस्टिमेट कमिटी जो कि प्राइमरी कमिटी है ये देखने की कि मिनिस्ट्रीज कितना एस्टिमेट बनाती हैं, बजट एस्टिमेट कैसे खर्च करती हैं, इसमें 30 मेंबर होते हैं और वो सभी जो है लोकसभा से होते हैं। इसका मतलब मोनोपोली लोकसभा का है फाइनेंशियल मैटर में। आपको पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल मैटर्स जैसे मनी बिल होती है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होती है और स्पीकर लोकसभा को पूरा पावर होता है उसको सर्टिफाई करने का। तो चूंकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड संस्था है लोकसभा, इसलिए उसको पर्स उसके हाथ में दिया जाता है, तो वो मोनोपोली एस्टिमेट कमेटी में भी है। सही है। एस्टिमेट कमेटी वाज क्रिएटेड बाय राज्यसभा इन 1950। अब ये अब यहाँ पे देखो क्या है कि 1950 है या नहीं है इसको छोड़ दो, मुझे भी नहीं पता कि एस्टिमेट कमेटी एक्चुअली क्या 1993 में ही क्रिएट हुई है या उसके पहले हुई है या 1989 में जहां डीआरपीएससी की रूल बनी थी, हो सकता है उससे पहले भी बनी हो। लेकिन राज्यसभा कैसे क्रिएट करेगी जब इसमें राज्यसभा का कोई मेंबर तक नहीं है, तो इसके चलते ये गलत हो जाता है। वैसे ईयर चेक कर लेना, तो वन इज करेक्ट बट टू इज इनकरेक्ट। ये सब आपको ये चेक करता है कि आपका जो है पल्स रेट हाई हाई तो नहीं हो गया है, मतलब आपका जो है दिल की धड़कनें बढ़ तो नहीं गई है। यदि आपने अपना कूल एंड काम रखा हुआ है तो फिर जो है इस तरह क्वेश्चन आप पिक कर लोगे। वैसे कई क्वेश्चन इस पेपर में आपको मिलेंगे जहां उन्होंने जस्ट थोड़ा नॉट लगा दिया है और आपको इंडिकेट किया कि आप पकड़ पाते हो कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अभी हम लोगों ने देखा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो है जो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कहीं आपको नहीं मिलेगा नीति आयोग आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इवन स्टैट्यूटरी नहीं है, कोई एक्ट भी नहीं पास किया पार्लियामेंट ने, सीधा कैबिनेट के रिजोल्यूशन से बनी है। यूपीएससी आपको 315 में दिखेगी, फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल में दिखेगी, इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल में दिखेगी। इसी तरह सीएजी जो है वो 148 में दिखेगी, एजी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अटॉर्नी जनरल 76 में दिखेगी। तो ये सब जो है सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जैसा मैंने कहा कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, सीवीसी, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी। अब ये क्वेश्चन कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये इसी तरह से स्टेट में देखो तो जो स्टेट का लेजिस्लेचर जो है वो कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड टू हाउसेज, ये दो हाउस हैं, विधानसभा विधान परिषद, ये तो एक हाउस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हाउस ऑफ पीपल एंड सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखो प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव का हेड होता है और ये जो है एलएस है, ये आरएस है और ये मिलके पार्लियामेंट होता है। अब समझो कि क्यों ये इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जीक्यूटिव का हेड लेजिस्लेचर का भी हेड है। ये जो घालमेल है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, दिस इज अ हॉल मार्क ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जहां एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से ही निकलती है और उसके प्रति कंटिन्यूअसली उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75(3) याद रखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू लोकसभा। हु प्रिसाइड्स ओवर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ये सब बहुत ही घिसा पिटा लड्डू क्वेश्चन है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो है स्पीकर जो है लोकसभा के वो प्रिसाइड करते हैं। ये सब बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है दोनों। द वर्ड सेकुलर किस अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया? अनदर लड्डू क्वेश्चन, अनदर घिसा पिटा क्वेश्चन। केवल सेकुलर ही नहीं प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया था, बट इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट भी किया गया था। तो सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी 42nd अमेंडमेंट से। ये 1976 में हुआ था जब इमरजेंसी चल रही थी इंदिरा गांधी जी के रेजिम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज issued by an appropriate judicial body in order to free a person who has illegally detained? 5 टाइप के होते हैं रिट्स, यहाँ पे देखो 4 है। क्यो वारंटो रिट होती है कि कोर्ट पूछता है कि आप किस अधिकार से एक पब्लिक ऑफिस पे बैठे हो। मान लो कोई कल कहे कि इलेक्शन कमिश्नर जो है
फला फला ये जो है गलत तरीके से जो है बैठे हुए हैं, उनको अधिकार नहीं है, मतलब रूल के अनुसार नहीं है, तो कोर्ट उनसे पूछ सकता है। मंडमस जो है, यू एक्ट एज पर रूल या एज पर एक्ट, मतलब कानून के अनुसार काम करो, ये एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन देने के लिए ये रिट इश्यू करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हैबियस कॉर्पस जो है वो राइट है प्रोड्यूस द बॉडी, इसका मतलब ये होता है यदि कोई किसी ने किसी को डिटेन कर लिया, इवन गवर्नमेंट ने कर लिया है अरेस्ट, और आपको लगता है गवर्नमेंट ने गलत किया है, या आपके परिवार को ईश्वर न करे ऐसा हो कि कहीं पे वो खो गया है, कहीं कोई किडनैप, आपको डर लगता है, तो आप ये रिट फाइल कर सकते हैं। कोर्ट ये कहेगा प्रोड्यूस द बॉडी, गवर्नमेंट को कहेगा खोजो उस आदमी को और खोज के हमारे सामने लाओ, मतलब उसको छुड़ाओ। और गवर्नमेंट ने यदि आपको अरेस्ट कर रखा है या किसी को भी, और आपको लगता है इलीगल है, तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा आपने क्यों अरेस्ट किया है। दैट इज कॉल्ड हैबियस कॉर्पस रिट। मोस्ट ऑफ द रिट जो जाती है वो हैबियस कॉर्पस की जाती है। सर्टियरी और एक फाइनल है प्रोहिबिशन। ये दो रीड जो है, प्रोविजन तो बहुत आसान है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक देती है, तुम ये अभी इस पर कार्रवाई कुछ मत करो, ये हम देखेंगे, या अभी रुक जाओ। और सर्ट्यूरी टू सर्टिफाई है, मतलब हायर कोर्ट ये देखती है कि लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर तो नहीं जा करके जो उसको नहीं करना चाहिए वो तो नहीं कर रही है, या वो जिस तरह से कर रही है वो सही है कि नहीं, तो ऐसे में वो अपने पास केसेस को लेके हियर कर सकती है। सो हैबियस कॉर्पस इज द जुडिशियल बॉडी जो है रिट इशू करती है टू फ्री ए पर्सन प्रोड्यूस द बॉडी। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। अब ये जुरिस्डिक्शन का मामला है, याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट को तीन टाइप की जुरिस्डिक्शन है। वन ओरिजिनल, ओरिजिनल जो है आर्टिकल 131 में है, जो ये है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सेंटर स्टेट के बीच में झगड़ा, दो स्टेट के बीच में जो फेडरल नेचर का जो डिस्प्यूट है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि यदि कोई भी केस इससे रिलेटेड आया सेंटर स्टेट के झगड़े से, तो वो पहला कोर्ट जहां पे कि केस दायर होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा, और किसी कोर्ट में हो ही नहीं सकता है, उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। दूसरा है इसका अपीलेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एपेलेट, और ये जो है 132 से लेके और 136 तक इस तरह से है, सिविल केसेस के लिए, क्रिमिनल केसेस के लिए, लाइक दैट आप देख सकते हो। एंड फिर तीसरा है एडवाइजरी, शॉर्ट में लिख रहा हूं एडवाइजरी, ये आर्टिकल 143 में है, सलाह देना प्रेसिडेंट को। अभी प्रेसिडेंट ने पूछा था ना 14 पॉइंट सलाह, जो तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, दो जजेस की बेंच ने दे दिया था, 3 महीने 1 महीने का एक टाइम लिमिट, उसके उसके आलोक में जो है, उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट ने 14 पॉइंट पूछा था, तो वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, तो आर्टिकल 143 आर्टिकल भी आपको जाना चाहिए। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसके अलावा जो आर्टिकल 32 में जो रिट जारी करने का है वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ही माना जाता है, क्योंकि वो भी आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हो यदि आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चूंकि ये जामिया, देखो जामिया के क्वेश्चन आप स्ट्रेटजिकली याद रखो कि माइनॉरिटी से रिलेटेड आपने देखा आर्टिकल पूछा गया है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन लाइक एएमयू का जो अजीम बाजा केस है, माइनॉरिटी की जो समस्याएं हैं, माइनॉरिटी की जो कमीशन बैठी थी जो कांग्रेस ने बिठाई थी, सच्चर कमीशन, जो माइनॉरिटी की जो कंडीशन है इंडिया में उसको देखने के लिए बनाई गई थी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है वो, मुस्लिमों की जो समस्या है वो, ये सब पे ये पूछते हैं। तो आप इस चीज को यदि स्ट्रेटजिकली देखोगे तो इससे रिलेटेड बहुत पढ़ लो। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर जो एक बहुत बड़ा इशू था माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिमों के लिए, कि उसकी स्टेटस को चेंज की गई थी, तो वो भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन्होंने पूछ दिया। अब ये यूटी लद्दाख के साथ में जो है एक स्टेट को तोड़ के दो यूटी बनाया गया था, जम्मू कश्मीर एक और लद्दाख दूसरा। ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अगस्त 5 अगस्त शायद ये वो तो था, अगस्त 2019 में बना था। तो ये तो बिल्कुल सही है, वन बिल्कुल सही है, जिसमें वन नहीं है उसको हटा दो। अब देखो आर्टिकल 370 इन फोर्स एट प्रेजेंट, नो वो फोर्स में है ही नहीं, है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ऐसे ही है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, उसके प्रभाव को निष्प्रभाव कर दिया गया। तो 4 नंबर गलत है, इसका मतलब क्या बच गया। अब यहां देखो 1 and 2 एंड 1 and 3, इसका मतलब वन तो सही है ही, 2 3 में चलो देखते हैं। टू है जेएनके पीपुल्स फ्रीडम लीग इज पब्लिकली फंक्शनिंग, पता नहीं। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड ऑन 16 मार्च, ये चलो मैंने चेक कर लिया, मुझे भी याद नहीं था ये डेट 1846, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है।
क्यों? क्योंकि इसी ट्रीटी ऑफ अमृतसर से गुलाब सिंह को जो है जम्मू कश्मीर का पूरा प्रभार दे दिया गया था, उसको राजकाज अंग्रेजों के ट्रीटी थी, और एक तरह से जम्मू कश्मीर एक ऑफिसर को हैंडल करने दे गया था, उसका नाम गुलाब सिंह था, उन्हीं का बेटा हरी सिंह एंड ऑल वो राजा वहां के बने थे। तो ये बात सही है। तो इसको यदि हम सही माने तो इसका मतलब 2 गलत है। जेएनके पीपुल फ्रीडम लीग जो है वो पब्लिकली फंक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब 1 and 3 विल बी करेक्ट। In the Indian Constitution, public health and sanitation is a legislative subject mentioned in. इस तरह का क्वेश्चन इस साल भी आपको देख सकता है। इसका सबसे अच्छा क्या है, आपको पता है कि 7th शेड्यूल में और आर्टिकल 246 में डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। उसमें 3 लिस्ट है। जो फर्स्ट लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट है, और उसमें कितने सब्जेक्ट है? 100। जो सेकंड लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट है, और उसमें कितने सब्जेक्ट है? 61। और थर्ड लिस्ट जो है वो है कंकरेंट, दोनों कर सकते हैं उस पे कंकरेंट, और उसमें जो है 52 सब्जेक्ट है। अब ये तीनों जो सब्जेक्ट है ना, विकीपीडिया पे सबसे बढ़िया लिस्ट बनाई हुई है, उसको एक बार ब्राउज कर लीजिए। एग्जाम के पहले 2-3 बार ब्राउज कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। पब्लिक हेल्थ एंड जनरली स्टेट के साथ में देखो, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब पुलिस, लैंड है, एग्रीकल्चर है, ये सब जो एकदम जनता के करीब वाले जो इश्यूज हैं वो सब स्टेट के पास में है। लेकिन जैसे इंटर स्टेट, यदि आप देखो कोई भी से इंटर स्टेट ट्रेड हो रही है, वो सब सेंटर में आ जाती है, या कंकरेंट में। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन विल बी इन स्टेट लिस्ट, हॉस्पिटल्स एंड ऑल। अब आओ 2024 के क्वेश्चन को देखते हैं, जो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन है, पूरे जनरल पेपर से, जामिया के पॉलिटिकल साइंस के पेपर से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोविजन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये 99th अमेंडमेंट से जो है ये लागू की गई थी। आर्टिकल 124 ए इंसर्ट किया गया था, उसमें एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात थी। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया 2015 में, ये कहते हुए कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का हनन करता है। तो जो आर्टिकल सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी में था वो था आर्टिकल 124, क्योंकि उसी में एक धारा घुसाई गई थी जो जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो जजेस के अपॉइंटमेंट होते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम से होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये कॉलेजियम बनाते हैं। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ये कॉलेजियम बनाते हैं। और यही कॉलेजियम जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स और अपॉइंटमेंट को जो है रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जनरली उनके रिकमेंडेशन को मान के करती है। उसको बदलने के लिए एनजीएसी लाया गया था, जिसको डंप कर दिया गया। In the context of constitutional amendment, which constitutional amendment act introduced the anti-defection? ये बहुत ही लड्डू और घिसा पिटा क्वेश्चन है। 52nd amendment 1985, जिन्हें 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया, उसके थ्रू एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया था इंडिया में। According to Constitution of India, what is the maximum number of members allowed in the Council of Ministers, including Prime Minister? एक अमेंडमेंट आई, 91st अमेंडमेंट 2003। इसके पहले तो कोई लिमिट ही नहीं थी कि आप कितने लोगों को सेंटर में या राज्य में मंत्री बना सकते हो। लेकिन उसमें तय कर दिया गया सेंटर के लिए कि 15% ऑफ द लोकसभा का स्ट्रेंथ, तो लोकसभा में करीब 500 मान लो 40 लोग हैं, तो इसका 15% कितना हुआ? 54, और इसका आधा 27, लगभग 81 लोग। तो तकरीबन 81-82 से अधिक मंत्री आप नहीं बना सकते। ये लिमिट किया गया 91st अमेंडमेंट से। तो 91st अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखो। एडिशनल इंफॉर्मेशन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू एस्टैब्लिश ए कमीशन फॉर एग्जामिनिंग द स्टेटस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ओवरऑल एंड प्रपोजिंग करेक्टिव मेजर्स? ये बहुत ही फेमस आर्टिकल है, आर्टिकल 340। और इसके तहत जो है 2 बार जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन बनी है। पहली कमीशन जो है उसको कहते थे काका कालेलकर, काका कालेलकर कमीशन, और दूसरी जो है बनी, ये तो 1950s में ही शायद बन गई थी, और दूसरी 1970s के लेट में जो है मंडल कमीशन बनी थी। और आपको पता है उसकी रिकमेंडेशन और फिर कितना बवाल उस पर हुआ था। ये आर्टिकल 340 है। जब आर्टिकल 340 देख रहे हो ना, तो मेरी सलाह होगी कि आर्टिकल 338, ये मुझे लगता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है,
और 338A जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, और 338B जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, जो कि 102nd अमेंडमेंट से लाई गई थी। इन सबको भी थोड़ा आर्टिकल को देख लेना। In the absence of both the president and vice president of India, who assumes the role of president? ये क्वेश्चन आसान होना चाहिए। चीफ जस्टिस थर्ड जो हायरार्की में आते हैं वो चीफ जस्टिस ही है। इनफैक्ट चीफ जस्टिस ही शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को, याद रखना, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसीलिए हिदायतुल्ला नाम के एक चीफ जस्टिस कुछ दिन के लिए प्रेसिडेंट का कार्यभार उन्होंने संभाला भी था। Which state in India was given a special status under Article 371D? प्रोवाइडिंग फॉर ब्ला ब्ला, ये तो पढ़ लें, डेवलपमेंट बोर्ड है। यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि आर्टिकल constitution.pdf को डाउनलोड कर लो और उसमें जाओ, आर्टिकल 371 देखना। उसमें ना केवल हम लोगों को ये, जो लोग बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से नहीं जानते वो कहते हैं केवल जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन था आर्टिकल 370 में। नो, 371 में तमाम तरह के स्टेट को, तेलंगाना और कितने ही स्टेट को, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट को जो है वो स्पेशल जो है कुछ राइट्स, स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। इसको एसिमेट्रिक फेडरलिज्म भी कहते हैं, जहां पे कि हर जो फेडरेटिंग यूनिट है, हर स्टेट अलग अलग शर्तों के साथ इंडियन फेडरेशन से जुड़ा हुआ है। तो उसमें जो है 371D जो है वो आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना उस पर लागू होता है। तो ये तो चलो याद करने की बात है, एक बार देख लेना उसको और दो तीन बार नजर दौड़ा लेना एग्जाम के पहले, तो ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, 79 जो पेपर में था। In accordance with Article 94, is Speaker's position become vacant under which circumstances when the Lok Sabha is dissolved? ये जैसा मैंने कहा बहुत ही मजेदार है। ये कहता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लेकिन स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है उसका पोस्ट जो है वो खत्म नहीं होता है, वो बना रहता है। तब तक बना रहता है जब तक कि अगली लोकसभा का गठन नहीं हो जाए और उसकी पहली बैठक ना हो जाए, तब तक वो लोकसभा के, पुराने लोकसभा के स्पीकर स्पीकर रहते हैं, पिकुलियर। तो ये है, ये कब खत्म होता है, कब तक रहता है, राइट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट लोकसभा। जैसे 17 लोकसभा भंग होगी तो उसमें जो स्पीकर थे वो स्पीकर रहेंगे जब तक 18 लोकसभा के फर्स्ट बैठक ना हो जाए। आर्टिकल 94 बहुत मजेदार है, इसको याद भी कर लो। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिक्लेयर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए काउंसिल? इसी तरह से इस क्वेश्चन पर लौट के मैं आता हूं, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, दोनों अपना जो उनका टेन्योर है 5 साल का, खत्म होने के बाद भी वो जो है जारी रख सकते हैं अपने पोस्ट पे, यदि कोई नया इनकम्बेंट नहीं आया है तो। और उसका कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, समझो, ये भी लिखा हुआ है। विच constitutional provision declares the existence of a council of minister headed by prime minister to offer aid and advice to the president? आर्टिकल 74, जिसमें कि दो मेजर जो है अमेंडमेंट होते हैं। एक होता है 42nd से और दूसरा 44th से। 42nd में यह कह दिया गया कि बिल्कुल हाथ पांव बांध दिया गया कि प्रेसिडेंट विल एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने थोड़ी सी उनको राहत दी प्रेसिडेंट को, ये कहा कि एक बार जो एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट लौटा सकता है फॉर रिकंसिडरेशन, लेकिन सेकेंड टाइम यदि सेम एडवाइस भी दे दिया जाए तो प्रेसिडेंट को एक्ट करना ही पड़ेगा। ये सब बातें जान लो। इंडिया फॉलोज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, जैसा मैंने कहा, दो कारण है, एक कि एग्जीक्यूटिव कम्स आउट ऑफ द parliament, and second it is accountable to the parliament, of course the lower house of the parliament, article 75(3). The council of ministers is accountable to Lok Sabha. The inclusion of fundamental duty in the constitution was recommended by which committee? तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, यूएसएसआर के मॉडल पे आर्टिकल 51A इंसर्ट किया गया, 10 ड्यूटी और एक पार्ट ही इंसर्ट किया गया, पार्ट 4A। बाद में 11th ड्यूटी भी जो है इंसर्ट किया गया 86th अमेंडमेंट से, ये सब भी याद रखना। सो स्वर्ण सिंह कमेटी, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। अमॉन्ग द ऑप्शंस, वन इज ए कमिटी सोली एसोसिएटेड विथ लोअर हाउस ऑफ द, अभी ये रिपीट क्वेश्चन है और जामिया इज फेमस फॉर रिपीटिंग क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने देखा कि एस्टीमेट कमेटी में सारे मेंबर जो है लोकसभा के होते हैं, मोनोपोली उन्होंने लिखा था वर्ड। तो एस्टीमेट कमेटी, चूंकि यहाँ पे कुछ और भी है तो यहाँ तो और तो नहीं, लेकिन पीएससी के बारे में बताना चाहता हूँ यदि होता है तो। पीएससी में 22 मेंबर है, बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें 7 मेंबर जो है आरएस से होते हैं, राज्यसभा, और 15 लोकसभा।
हाउ डज राजीव भार्गवा डिफाइन प्रिंसिपल डिस्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकुलरिज्म? इसमें तो सबसे बड़ा जो है लाइन सबसे सही आप सीधा टिक कर सकते हो, बैलेंस्ड एंड रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। मान लो ये रिलीजन है, चार रिलीजन, रिलीजन 1, 2, 3, 4, एक कंट्री में, इंडिया में, और ये है स्टेट। तो स्टेट जो है सबसे बराबर डिस्टेंस रखेगा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, प्रिंसिपल डिस्टेंस। लेकिन इसके जो सेकुलर मैटर होंगे, जो सीधा सेकुलर मैटर वो होते हैं रिलीजन के जो उसके फंडामेंटल पार्ट नहीं होते हैं, उसके एकदम क्रक्स नहीं होते हैं, उसको वो रेगुलेट कर सकता है। जैसे कल को आया कि नहीं, सरदारों को जो है वो हेलमेट पहननी है कि नहीं। तो इस टाइप की जो बातें हैं वो उस पर हो सकता है। वैसे उस पर वो कह सकते हैं कि पगड़ी पहनना हमारे क्रक्स हैं, तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है हम आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो जो कि नहीं किया गया। लेकिन यदि कोई ऐसी बात है रिलीजन में जो उनके एकदम क्रक्स से जुड़ी हुई नहीं है, जैसे मान लो अभी विवाद हो रहा है कि जो बच्चियां हैं उनको हिजाब पहन करके कॉलेज जाना है। तो अब इस पे विवाद होता है कि हिजाब पहनना मुस्लिम धर्म का इसेंशियल पार्ट यदि है तो जो स्टेट जो इंटरफेयर नहीं करेगी, फिर कॉमन रूल नहीं बनेगा कि सबको एक ड्रेस में आना है। लेकिन यदि वो सेकुलर पार्ट है रिलीजन का तो उसको गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सकती है। इस चीज को दोनों को फर्क समझना। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, अतुल कोहली ने जो है एक बुक भी लिखी थी इस पे, डिसकंटेंट एंड ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी लाइक दैट। तो उस पर वो भी यहाँ पे सबसे बड़ा जो सेंटेंस है वही सबसे सही है। डिफिकल्टीज डेमोक्रेटिक स्टेट इनकाउंटर इन डिलीवरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस, बहुत सारे पुश एंड पुल होते हैं हमारे यहाँ, पैट्रोनस नेटवर्क होता है, करप्शन होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रॉन्ग चॉइसेस होते हैं, रॉन्ग सेलेक्शंस होते हैं, गवर्नेंस के जो रेड टेपिज्म होती है, उसके चलते जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग लेके इफेक्टिव गवर्नेंस करने में दिक्कत होती है। इसी से तो बैड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है कि गुड गवर्नेंस होना चाहिए। अब लास्टली जो है 2023 के, चलो क्वेश्चन को क्विकली देखते हैं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए प्रोविजन नॉट बीन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में है, जिसमें कि स्टेट और सेंटर के बीच में अच्छे रिलेशन हो इसके लिए काउंसिल बनाने की है। 1990 में प्रेसिडेंट ने इस काउंसिल को सेटअप किया, उसकी सेक्रेटरीट दिल्ली में है, और प्राइम मिनिस्टर इंटर स्टेट काउंसिल को हेड करते हैं। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत है। अभी जो फाइनेंस कमीशन है वो 16th है, जिसके चेयरपर्सन है अरविंद पानीग्रह। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, किस आर्टिकल में? 267, चेक कर लेना, मैं मेमोरी से बोल रहा हूं। 266 मुझे बिल्कुल याद है, इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट इसकी बात की गई है। 267 परहैप्स कंटिजेंसी फंड है जो प्रेसिडेंट के जिम्मे होती है, जो बिना पार्लियामेंट के अनुमोदन के इसे खर्च किया जा सकता है। प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास आपदा में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है बिल्कुल एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना तो स्टैट्यूटरी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल। ये नेहरू जी ने खोला था, जो कि प्लानिंग कमीशन के साथ मिलकर डेवलपमेंट के लिए मेजर डिसीजन प्राइम मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ ऑल स्टेट्स चीफ मिनिस्टर। विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जैसे ही ये विशाखा सुनो, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये जो है रूलिंग आई थी, उसके बाद जो है हर ऑफिस में जहां एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ से ज्यादा इंप्लॉय हो, वहां पे एक इंटरनल सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी जो है गठित करना जरूरी है, जिसमें वुमेन जनरली होनी चाहिए, और वो कोई भी ऐसी शिकायत को सुनेगी। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, विशाखा गाइडलाइन बनी। बहुत ही घिसा पिटा है लेकिन इंपॉर्टेंट। Who among the following appoint the chairman of the public account committee? ये मैंने उस समय कहा आपको कि पीएससी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके जो चेयरमैन होते हैं जनरली विरोधी पार्टी से होते हैं, अजय परंपरा, और इसको स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो इसके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। विच ऑफ द फॉल, यहाँ पे एक बात ध्यान देना जो कि कई बार इन्होंने पूछा है, कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी हो उसका जो टेनियर होता है, टर्म होता है मेंबर का, वो 1 year होता है, याद रखना। और सभी जो इलेक्ट होते हैं 1 year के लिए, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19? आर्टिकल 19 में आपको पता है हमें 6 फ्रीडम दी गई है। आर्टिकल 19(1) में ए से लेकर के एफ तक
तो हमें राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी हम जा सकते हैं, बस सकते हैं। राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 30 में अलग से है। 29-30 जो मैंने ग्रुप राइट का है, तो ये 19 से बाहर है। बाकी राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड लाइक दैट, ये सब सब जो है हमारे है आर्टिकल 19(1) में। नॉट दिस, ये तो आर्टिकल 30 अलग है, तो बस आपको अलग करने के लिए कहा है। Which of the following writs is issued to courts for release of a person unlawfully detained? ये एकदम रिपीट क्वेश्चन है। जामिया इज फेमस फॉर रिपीटिंग। आपको इस 3 साल से में भी जो मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ, आपको 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। और यदि आप पिछला आपने 2-4 पेपर और देख लिया, तो आपको और तो 10-12 क्वेश्चन आपको, या 15 क्वेश्चन तक आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, जो लगभग एक जैसे हैं। सो हैबियस कॉर्पस, अब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले कर दिया है सारे को। Who among the following was not part of oligarchy in the Constituent Assembly as viewed by Granville Austin? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि एक ओलिगार्ची, ओलिगार्ची क्या होता है? जो पावरफुल लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। तो 4 लोग ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कंट्रोल करते थे। 3 तो यहाँ है, आजाद, नेहरू, पटेल, एंड चौथे हैं प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, द प्रेसिडेंट। लेकिन अंबेडकर जी उस ओलिगार्ची में नहीं थे, याद रखना। एज पर ग्रैनविल ऑस्टिन, वेरी फेमस क्वेश्चन। Which one of the following is not a recommendation of the 15th Finance Commission? 15th Finance Commission जो अभी जस्ट इसके पहले थे, उस उनकी रिकमेंडेशन जो है 2025 से लागू है, मुझे लगता है। 2020 से 25 के बीच में ये बैठी थी, और 2025 से 30 तक इनकी रिकमेंडेशन लागू होगी, और फिर 16 की जो है 30 के आगे अभी वो बैठी हुई है। तो इसके जो चेयरपर्सन थे वो N.K. सिंह थे, एक वेरी सीनियर एंड एक्सपीरियंस IAS ऑफिसर। और उन्होंने जो रिकमेंड किया, अब यहाँ पे देखो, उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल टैक्सेस जितना बटोरा जाएगा, उसका 41% स्टेट में बटेगा। ये सही है, इस फिगर को याद करना, 41%। सेंटर टू ब्रिंग डाउन फिस्कल डेफिसिट बाय 4% ऑफ द GDP। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? कितना आपने अर्न किया और कितना खर्च किया, दोनों का डिफरेंस। जो अर्न किया उसमें जितना तरह की अर्निंग हो सकती है, तो कोई सामान को बेचा भी, पब्लिक सेक्टर बेचा, वो भी अर्निंग। तो उसका जो गैप है वो 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। जनरली जो है गैप होता है, जितना हम अर्न करते हैं गवर्नमेंट, उससे ज्यादा खर्च करते हैं, उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। कहाँ से फिस्कल डेफिसिट पूरा होता है? लोन लेकर के, या तो जनता से लोन लो या बाहर से लोन लो, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये भी सही है। ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज ओनली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब आपको इन्होंने हिंट दे दिया, ओनली, मस्ट, नॉट एट ऑल। ये सब सब क्रूड लैंग्वेज है। क्यों ऐसा ये कहेगा कि केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद को जो है आप ग्रांट्स दो और नीचे को छोड़ दो? ऐसा कोई कह सकता है क्या? तो ये क्रूड स्टेटमेंट है, ये गलत है। स्टेट शुड इंक्रीज हेल्थ स्पेंडिंग बाय मोर देन 8% ऑफ द बजट। वैसे ये हुआ नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है ना, इस टाइप के स्टेटमेंट जो नंबर क्रंचिंग होते हैं, मैं दूसरी बार कह रहा हूँ, वो जनरली सही होते हैं। और जो स्टेटमेंट में ओनली टाइप का चीज लगा होता है, उसको शक की नजर से देखो, जनरली गलत होता है। द हाई लेवल कमिटी ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाय, मैंने आपको कहा था कि इस तरह के कमिटी, कमीशन के बारे में ध्यान रखना। जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है, ये सच्चर कमीशन थी, राजेंद्र सच्चर कमीशन। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर किस सब्जेक्ट में है? स्टेट, यूनियन, कंकरेंट। आपको मैंने कहा था कि इसको भी गौर से देख लेना, ये भी रिपीट क्वेश्चन है स्टेट लिस्ट में। लेकिन इंटर स्टेट ट्रेड जो एग्रीकल्चर का होता है, वो कंकरेंट सब्जेक्ट है। और इसी बेसिस पे क्या हुआ था कि इन्होंने जो 3 फार्म लॉ बनाए थे, ये कहते हुए कि ये इंटर स्टेट ट्रेड से रिलेटेड है, इसलिए हम बना रहे हैं। अदरवाइज सेंटर को कोई हक भी नहीं था कि एग्रीकल्चर पे कानून बनाए। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, आप देख सकते हो कैसे जो है जामिया रिपीट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो इस बात का ध्यान रखना। आप, मैं तो सलाह दूंगा, मैं 3 साल का कर रहा हूं बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप और 3 साल का अंदर जाकर के, मैंने तो एनालाइज किया है, मेरे चैनल पे ही है, उन उसको जल्दी जल्दी करके देख लो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन उससे सीधे उठा के दे दिए जाएंगे। ओ सॉरी, सुप्रीम कोर्ट है ये। नो, इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउस। सॉरी, मैंने हड़बड़ी में, ऐसा आप मत करना एग्जाम में हड़बड़ी में। Which among the following is not a key principle of Citizen Charter? Citizen Charter इंडिया में आता है 1997 में, वर्ल्ड में आता है सबसे पहले 1991 में। उस समय जॉन मेजर जो थे, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम में। सिटीजन चार्टर मतलब क्या होता है? आप बैंक में जाते हो, आपको एक बड़ा सा बोर्ड मिलता है, मान लो उसमें लिखा रहता है सिटीजन के अधिकार।
इस ब्रांच में 15 मिनट में जो है पासबुक इशू हो जाएगा, 20 मिनट में आपको चेक बुक इशू हो जाएगा, इतने मिनट में ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। यदि ना हो तो ये हमारे ग्रीवांस ऑफिसर हैं, इनसे मिलें या इनको चिट्ठी लिखें। मतलब अपनी जो कमिटमेंट करते हो एक स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस की, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, और पब्लिक को बताते हो कि हम इसको खड़ा उतरेंगे और नहीं तो आप हमें शिकायत। तो अच्छा, गुड गवर्नेंस है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, गारंटीड है, ट्रांसपेरेंट है। तो की प्रिंसिपल क्या है? पब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस एंड रिजल्ट अचीव, कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन सर्विसेज, क्या क्या हम देते हैं, ऑडिटिंग विच इज नॉट इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे उन्होंने आपको टेस्ट किया है कि आपका नर्व सेल गर्म तो नहीं हो गया है। देखो, नॉट इंडिपेंडेंट, कोई भी ऑडिटिंग यदि इंडिपेंडेंट नहीं है तो गलत है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये रेगुलर कंसल्टेशन विथ यूजर्स ऑफ सर्विस की भाई हमने जो आपको दिया स्टैंडर्ड सही है कि उसको और इंप्रूव करना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी इन इंडिया? कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो सबसे ऊंचे सिविल सर्वेंट होते हैं यूनियन गवर्नमेंट में, मतलब सेंटर में। उससे बड़ा कोई सिविल सर्वेंट नहीं, वो सिविल सर्विसेज के हेड होते हैं। इसके अलावा जो है ये भी जानो कि जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो स्टेट में सिविल सर्विसेज के हेड होते हैं। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ एजेंसी को हेड करता है जिसका नाम है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। दोनों में फर्क समझो, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज द ऑफिस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। उसका मेन फंक्शन क्या होता है? जो कैबिनेट की बैठक होती है यूनियन कैबिनेट की, उसको कोऑर्डिनेट करना, उसकी एजेंडा को सर्कुलेट करना, उसकी बैठक करवा देना, उस बैठक के लिए जो भी इंतजाम करने हैं करना, और फिर जो उसकी बैठक में डिसीजन हो उसको सभी मिनिस्ट्री को बताना और उसको इंप्लीमेंट जो हो रही है उस पर नजर रखना। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस और जो जितने सेंट्रल सेक्रेटरीट हैं जिसको हम लाइन मिनिस्ट्री कहते हैं उसके बीच में लिंक का काम भी जो है कैबिनेट सेक्रेटरीट करती है। अब देखो, ब्रिंग द प्रिंसिपल एडवाइजर, बीइंग द प्रिंसिपल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। अब ये रोल में ना देखो, उनके यहाँ एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं जो प्रिंसिपल एडवाइजर है, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरीट एक ऑफिशियल वे में प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस भी करता है। ये एक स्टाफ एजेंसी है, याद रखना, एक्सपर्ट एजेंसी है। तो सही है, बीइंग कॉन्शियस कीपर ऑफ द सिविल सर्विसेज, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज का हेड होता है। नॉट बीइंग ए लिंक बिटवीन द पॉलिटिकल सिस्टम एंड सिविल सर्विसेज, गलत है। नॉट बीइंग, चौंकना, इट इज ए लिंक बिटवीन पॉलिटिकल सिस्टम एंड सिविल सर्विसेज। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज का हेड है और जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि कैबिनेट में डिसीजन लेती है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको भी ये मैनेज करती है। तो दोनों के बीच का लिंक है कि देखो, पॉलिटिकल सिस्टम ने ये डिसीजन लिया है कैबिनेट से, अब आप इसको इंप्लीमेंट करो, ये सिविल सर्विसेज को बताती है। सो ये गलत है, तो यही ऑड वन आउट है। लिंक बिटवीन पीएमओ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, ये तो काम है ही कैबिनेट सेक्रेटरीट का। Which among the following is not true about central secretariat? Central secretariat मतलब लाइन मिनिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड लाइक दैट। जो भी लाइन मिनिस्ट्री है, ये पॉलिसी बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, इसके अलावा वर्क लेजिस्लेशन एक्ट भी बनाते हैं। यही यही डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री होते हैं जो कि कानून को फ्रेम करते हैं, कैबिनेट में पुटअप करते हैं, पास कराते हैं, और वो मिनिस्टर जो हैं वो पार्लियामेंट में रखते हैं और फिर वो कानून पास होती है। तो लेजिस्लेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट या लाइन मिनिस्ट्री। तो एक ही बच जाता है, नो रोल। आपका एंटीना खड़ा होना चाहिए। इट हैज नो रोल इन गाइडिंग एग्जीक्यूटिव एजेंसी इन परफॉर्मिंग टास्क। ऑफ कोर्स जितने एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं जो मिनिस्ट्री के अंदर या उससे अटैच्ड हैं उसको वो गाइड भी करती है कैसे फंक्शन करना है। नो नहीं होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट क्लाइंटेलिज्म इन इंडिया? क्लाइंटेलिज्म क्या होता है? अभी आप वेस्ट बंगाल का चुनाव आपने देखा या कोई भी चुनाव, इंडिया में ना क्लाइंट पैट्रन नेटवर्क होती है जो कि आजादी के समय से अभी तक चल रही है। गांव में जो है एक नेता होगा हर पार्टी का, वो जो है सभी गांव के लोग जो जो स्ट्रांग लोग होते हैं उनसे उनका नेटवर्किंग है, उसके वोट वो दिलवा देता है अपनी पार्टी को। फिर वो इस टाइप के जो गांव के नेता विलेज लेवल पे जो होते हैं, कई विलेज लेवल के नेता जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बड़े नेता जो हैं उसको वो वोट कमिट करते हैं, उसको वो पॉलिटिकल जो है, मान लो कल को बस में भर भर करके लोगों को रैली के लिए लाना है तो यही नेता लाते हैं। इनका पैटर्न डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बड़ा नेता होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कई नेताओं का जो है स्टेट लेवल पे एक बड़ा नेता होता है, वो उनको हेल्प करता है इस तरह के लोगों को मोबिलाइज करने में, वोट देने में, एंड ऑल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में एंड लाइक दैट। और इस तरह के स्टेट लेवल के बड़े बड़े नेता जो हैं वो उनके पैटर्न सेंट्रल लेवल पे होते हैं, और इस तरीके से एक क्लाइंट पैटर्न नेटवर्क चलता है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो ये सारे नेटवर्क में जो है खुशी की लहर फैल जाती है। वही लोग होते हैं जो जनरली ढोल नगारा
वो पीटते हैं, जनता थोड़ी बहुत शामिल होती है, लेकिन वही लोग अबीर गुलाल उड़ाते हैं। और क्योंकि उनको रियल फायदा होने वाला होता है, जो सरकार बनती है फिर उसके बाद ट्रांसफर, पोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट, छोटे मोटे काम, इन सब के लिए वो उनको मिल जाती है जिस पार्टी का बनता है। और फिर जो है वो पैटर्न जो है वो बेनिफिट नीचे पहुंचाता है, फिर छोटा बड़ा पैटर्न छोटे पैटर्न को, छोटा पैटर्न, और इस तरीके से यहाँ उन्होंने सपोर्ट पहुंचाया नीचे से ऊपर। अब जो मलाई कह लो वो ऊपर से नीचे बढ़ती है। इससे बैड थिंग इन पॉलिटिक्स। और इससे करप्शन पनपता है। इससे इससे एक तरह का जो आप देखते हो बिचौलिए, जो दलाल संस्कृति जो है वो पैदा होती है। और ये खराब है। इसको जो है कंचन चंद्रा जैसे जो थिंकर, उन्होंने कहा इंडियन पॉलिटी इज ए पैट्रनेज डेमोक्रेसी। बैड। तो यहाँ पे आप देखोगे क्लाइंटलिज्म क्या है। तो इंडियन पॉलिटी इज नॉट ए पैट्रनेज डेमोक्रेसी, ये वही नॉट लगा के इन्होंने आपका काम आसान कर दिया। इसका मतलब क्लाइंटलिज्म इज ए पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप, जो मैंने कहा। मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया डिपेंड ऑन क्लाइंटलिज्म फॉर मोबिलाइजेशन। रैली करनी है, रोड शो करना है, वोट करना है, इन सब के लिए बूथ मैनेज करना है, आप इसी क्लाइंट पैटर्न नेटवर्क पे डिपेंड करते हो। जजमानी सिस्टम वॉज एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंटलिज्म। जजमानी सिस्टम जो है हमारे एंशियंट इंडिया में चलता था, वो भी एक पैटर्न क्लाइंट नेटवर्क जैसा था। कैसा था? जैसे गांव में जो है नाई है, और उसका पैटर्न जो है लोग हैं, कुछ लोग हैं जो उसी नाई से बाल कटवाते हैं। और नाई जो है उससे क्या पाता है? अनाज पाता है, कुछ पैसे साल भर के लिए। तो ये जो नेटवर्क था उसी से चलता था, आप मुझे कुछ सर्विस दो, मैं आपको सर्विस दूंगा। दैट वाज गुड। जजमानी वाज गुड, फंक्शनल। लेकिन ये जो है पॉलिटिकल जो पैटर्नेज है, ये डायस फंक्शनल है, ये कंट्री को हार्म करता है। Which of the following is not true about right to freedom of religion in India under Article 25? बहुत कुछ आर्टिकल 25 में है, लेकिन एक नहीं होगा। क्या? ये है, स्टेट हैज नो पावर टू रेगुलेट सेकुलर एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। मैंने आपको बताया सेकुलर एस्पेक्ट। अब हिजाब लगाना सेकुलर है कि नहीं है, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन जो ऐसे प्रैक्टिस हैं जो आपका, जिसको यहाँ लिखा गया है, विच डज नॉट कंस्टिट्यूट द इसेंशियल पार्ट ऑफ ए रिलीजन, उसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। लेकिन जो इसेंशियल पार्ट है, लाइक मान लीजिए यदि पांच चीजें, कड़ा, कवच और ये कृपान ऐसे धारण करना यदि सिखों का है, तो उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करती। यदि पगड़ी पहनना है तो उसको नहीं इंटरफेयर करती, जो इसेंशियल पार्ट है। तो नो पावर वाला गलत हो जाएगा। इसका मतलब रिलीजन इज ए मैटर ऑफ फेथ। लेकिन यदि आपको गॉड में भरोसा नहीं है, तब भी आप पे सेकुलरिज्म लागू है, एथीस्ट के लिए भी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ। ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि अनब्रिडल्ड कुछ भी करो रिलीजन के नाम पे। मान लो रिलीजन के नाम पे लोग बोलेगा तलवार भांज रहे हैं, और उससे सड़क पे जो है पूरी मतलब कि अराजकता फैली, तो आपको रोका जा सकता है। पीएम गति शक्ति प्रोग्राम डज नॉट इनकॉर्पोरेट। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये फंबल कर गए हैं। आई विल से दे हैव फंबल्ड। क्योंकि पीएम गति शक्ति, पहले प्रोग्राम समझो क्या है। एक जियो स्पैशियल प्लेटफॉर्म है। जियो स्पैशियल क्या होता है? जितनी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसेट, रोड है, रेल नेटवर्क है, पोर्ट है, इस टाइप के जितने एसेट हैं, इवन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल एंड ऑल, सबको क्या किया है? डिजिटलाइज कर दिया गया है। उसको स्कैन करके, या डिजिटलाइज को बोलते हैं, वो कर दिया गया, और उसको जियो टैग कर दिया गया। मतलब उसमें लॉन्ग लैट जो है वो बिठा दिया गया, और उसको इंडिया के मैप पे सुपर इम्पोज कर दिया गया। तो इससे क्या होगा कि आप देख सकते हो कि कहाँ पे पोर्ट है, कहाँ रोड है, और बिल्कुल आपको एकदम पिन पॉइंटेड हो पाएगा, और आप उससे प्लानिंग अच्छा कर पाओगे। यही है पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म। और उसमें क्या क्या है? तो भारतमाला स्कीम भी है, जो कि रोड कनेक्टिविटी के लिए है पूरे इंडिया में। जो जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, कॉरिडोर्स हैं, रोड कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे हैं, वो भी है। सागरमाला भी, इसमें पोर्ट एंड कोस्टल इको जोन, इकोनॉमिक जोन, इन सबको डेवलप किया गया है। पोर्ट की कनेक्टिविटी का है। तो सागरमाला स्कीम भी उसमें मैप्ड है। नरेगा स्कीम भी मैप्ड है। जो एसेट्स, मान लो तालाब बने हैं, छोटे छोटे बांध बने हैं, कलवर्ट बने हैं गांव में, तो वो भी एसेट जो है पीएम गति शक्ति पर मैप किए गए हैं। इनलैंड वाटरवेज, जो जो नदी में जो वाटरवेज, जो जैसे NW1 है, 2 है, गंगा में या ब्रह्मपुत्रा में जो नेविगेशन होती है, जो माल बीट होते हैं पीपल को भी, वो भी, तो सभी इसमें, इसलिए ये इनवैलिड हो गया। यहाँ पे सेटर थोड़े फंबल करते हैं, ये कोशिश करते हैं बनाने की। एक समय में MG नरेगा नहीं था, इसलिए इनको लगा होगा, लेकिन अब सब कुछ इसमें है। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपको, यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर आप सबको बताएं। ये आपका कर्तव्य है, जिससे कि अधिक से अधिक देखने से आपको क्या फायदा है। मैं यदि इंकरेज होता हूँ, मेरी टीम इंकरेज होती है, तो आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, वो भी फ्री में। इसीलिए आपको करना चाहिए। इट्स ए योर ड्यूटी कि इस बात को फैलाएं, वर्ड टू माउथ फैलाएं,
कि ये सर की ये वीडियो है, इसको देखो। ऐसा नहीं कि नॉलेज कभी, आप याद रखो, ज्ञान केवल शेयर करने से बढ़ता है, इसलिए मैं शेयर करता हूं। मेरी नॉलेज भी आज भी आपको ये बक बक करते हुए मैं कुछ ज्ञानवान हुआ, समझिए, मेरी नॉलेज बढ़ती है। इस तरह आप भी यदि शेयर करोगे तो शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और यदि आप सुपर रिवीजन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, जेएमआई का, और मॉक सीरीज आप लेना चाहते हो, सीपेट, एएमयू, सीपीजी का, और या आप यूजीसी नेट के लिए देख रहे हो इसको, और आप जून के आईआर, या यदि आप पॉल साइंस का लेना चाहते हो, तो इन सब के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं मेल, नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com पे। वेबसाइट है paulsciencehelp.in, ईमेल है paulsciencehelp@gmail.com, टेलीग्राम चैनल है @paulsciencehelp, और ट्विटर @paulsciencehelp। कोई आपको कठिनाई इन सब के स्पेलिंग में है नहीं, POLSC हेल्प, इस तरीके से आप मुझसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। ओके देन, मिलेंगे जल्द ही एक और PY QA थीम वाइज लेकर के, या तो जामिया का या CPET का। नेक्स्ट परहैप्स होगा CPET WPT। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।